आज हम बात करेंगे राजद्रोह की ऑब्ससेनिटी जिसको हम कहते हैं। और भारतीय दंड संहिता में धारा 124 ए में ए की कई बार समीक्षा की है और विधि आयोग ने राजद्रोह पर समीक्षा या पुनर्विचार करने की कई बार बात कही है और कई मंचों पर उसकी आवाज़ बुलंद हुई कि राजद्रोह के मामले क्या हों, क्यों हों, इस पर डिस्कस किया गया है। इसके तहत राजद्रोह जिसको हम कहते हैं कि राज का द्रोह या राज के खिलाफ द्रोह, कि सत्ता के खिलाफ अगर कोई टीका टिप्पणी करता है या फिर सत्ता के खिलाफ कोई लिखता है, सत्ता के खिलाफ कोई बोलता है या दृश्य फिल्म बनाता है तो या कोई प्रदर्शन करता है तो वहाँ पर राजद्रोह की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। राजद्रोह का जो मामला है वो संज्ञान में लिया जाएगा उसको, कि प्रथम दृष्टया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको मिली हुई है। और कई मंचों में जब सत्ता के खिलाफ अगर लिखा जाता है तो कई मंचों में यह बात उठी कि यह तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। यदि कोई बोलता है उसके आवाज़ को दबाने का काम कोई सरकार करती है, राजद्रोह का मामला लगाकर या मानकर उसको संज्ञान में लेती है, तो उससे तो व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी अफहानी हो जाएगी या फिर वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो मिली हुई है जो लोगों को वो छिन जाएगी। तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए, लोगों ने कई बार कहा है। तो हर बार देखा गया है कि शासक अपने खिलाफ उठ रही आवाज़ को दबाने के लिए और या फिर कटु आलोचना को दबाने के लिए कई बार प्रयास करता है। इस संदर्भ में मैं प्रयास करता है कि कोई उसके खिलाफ कटु आलोचना न करे। सरकारें इस मामले पर जो है क्या करती हैं कि वो आवाज़ दबाने का प्रयास करती हैं। और भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के अनुसार जो इस मामले पर जो कहा गया है कि बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा, दृश्य प्रस्तुति द्वारा जो कोई भी भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना उत्पन्न करेगा या पैदा करने का प्रयास करेगा, असंतोष डिसअफेक्शन उत्पन्न करेगा या करने का प्रयास करेगा, उसे आजीवन कारावास या 3 वर्ष की कैद या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये इसमें जो धारा संविधान 124 ए के तहत ये बात कही गई है। तो इसमें एक बात ये संज्ञान में लाने की है कि कई बार लोगों ने या कई मंचों में ये बात उठी कि अगर कोई संतोष नहीं कर पाता कि कोई सरकार या कोई राज्य अपने अधीनस्थ जो काम कर रहे लोगों को या उस राज्य के या उस सरकार के नीचे काम करने वाले जो हैं या फिर एक सामान्य वर्ग की जो जनता है वो सत्ता से अगर किसी बात पर असंतुष्ट है तो वहाँ पर वो अपनी बात रखने का अगर मौका नहीं देती तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। उसमें इनका ये मानना था कि इस राजद्रोह को इस संदर्भ में पुनर्परिभाषित या इसकी पुनर्समीक्षा की जानी चाहिए, वो उन्होंने कई बार मंचों में कहा। इसमें जो भारतीय दंड संहिता की धारा 124 है वो राजद्रोह माना जाएगा। कई बार राजद्रोह को इस धारा से हटाने की बात कही गई है और विधि आयोग ने भी अपनी परामर्श रिपोर्ट में धारा 124 ए को हटाने या पुनर्परिभाषित करने के लिए सार्वजनिक राय मांगी है और इस पर पुनर्विचार करने या फिर इसको रद्द करने का परामर्श तक उसने दिया है। और उन्होंने यह भी कहा है कि राजद्रोह के रूप में मतलब अगर कोई
राज्य की कार्यवाहियों के प्रति असंतोष की अभिव्यक्ति वे देता है तो उसको राजद्रोह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अभी हाल तक ये राजद्रोह का मामला सामने आया था और क्योंकि ये क्या है कि इसमें ये बात सामने जो चिंतन करने योग्य है कि कोई भी राज्य के नीतियों या सरकार की नीतियों से कोई संतुष्ट नहीं है या उसकी रीतियों नीतियों से कोई संतुष्ट नहीं है तो वो बोलेगा ही। तो लेकिन सरकारें क्या करती हैं कि उस आवाज़ को दबाने का प्रयास कर देती हैं। तो इस संदर्भ में ये राजद्रोह का मामला जो है उसका दुरुपयोग हो जाता है। इसमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता और देश की संप्रभुता की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है और लेकिन इसका गलत प्रयोग स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के नाम पर करना गलत है। विधि आयोग ने कहा है कि जब न्यायालय की अवमानना में सजा का प्रावधान है तो सरकार की अवमानना में दंड का प्रावधान क्यों नहीं है। अनुचित प्रतिबंधों से बचने के लिए मुक्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की जांच कर लेनी चाहिए। जब अगर कोई ऐसी चीज़ें संज्ञान में आती है तो वहाँ जांच कर लेनी चाहिए और एक ऐसा विचार जो सरकार की नीतियों के अनुरूप नहीं है या कि एक ऐसा विचार जो सरकार की नीतियों के अनुरूप नहीं है, अभिव्यक्ति मात्र से व्यक्ति पर राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और राज्य की कार्यवाहियों के प्रति यदि कोई असहमति की अभिव्यक्ति देता है तो उसको राजद्रोह का मामला नहीं माना जाना चाहिए। और ब्रिटिश शासकों के समय इस कानून को बरकरार क्यों रखा गया और जबकि उन्होंने अपने देश में इस कानून को समाप्त कर दिया था। ये बड़ा चीज़ें उभर कर आई कि ब्रिटिश शासकों ने इस कानून को भारत में तो लागू कर दिया, लेकिन जब और जो ब्रिटिश देश थे वहाँ उन्होंने इस राजद्रोह के मामले को हटा दिया। संभवतः ये इसमें ये रहा कि उन्होंने भारतीयों को कुचलने के लिए, दबाने के लिए और उनको अपनी बात मनवाने के लिए राजद्रोह का मामला जो राजद्रोह एक नियम बनाया। और कई बार जनहित में बोलने वालों पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है, जबकि जनता के हित में अगर कोई बोल रहा है तो राजद्रोह का मामला नहीं होना चाहिए। और जैसे तमिलनाडु का एक वाक़या आता है कि कुंडकुलम जो गांव था उस गांव पर देशद्रोह का कानून थोपा गया था क्योंकि वहाँ पर जो परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा था तो वहाँ के लोग असंतुष्ट थे कि ये संयंत्र हमारे वहाँ नहीं लगाया जाना चाहिए और इससे जनहानि होगी। तो वहाँ पर राजद्रोह का मामला लगा दिया गया और 1968 में विधि आयोग की एक रिपोर्ट में इस खंड को रद्द करने का विचार खारिज कर दिया गया। और धारा 124A को लगातार कई पीढ़ी द्वारा पुनर्विचार कर इसको बचाया गया, परंतु इसको समाप्त नहीं किया गया। कई बार जब इसमें मंथन हुए तो इसको बचाने का प्रयास किया गया है कि राजद्रोह का मामला माना जाएगा। और 1870 में संभावित विद्रोह से बचने के लिए ब्रिटिश शासकों ने इसे दंड संहिता में स्थान दिया, जो आज़ादी के बाद खत्म नहीं हुआ। ये कई ऐसे प्रश्न जो उभर कर आते हैं कि ब्रिटिश शासकों ने जबरन कई कानून हमारे भारतीयों पर ला दें। ब्रिटिश जब कंपनी भारत में स्थापित की गई उसके बाद उन्होंने जो संहिताएं, जो नियम कायदे जो थे वो भारतीय प्रेस में और भारतीयों पर लादे थे। और इसमें कई बार लेखकों, विरोधी कार्यकर्ताओं, कार्टूनिस्टों के खिलाफ राजद्रोह के तहत कार्रवाई हुई है। और धारा 124A जो जहाँ पर राजद्रोह के मामले को संज्ञान में लाया गया है, ये 19(1)A अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है।
जो भारतीय संविधान में 19(1)(a) जो 19(1)(a) जो धारा है, उसके तहत हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। और 19(2)(ख) अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है कि जो लिमिट है उसकी तय कर देगी। यदि हमारे बोलने से किसी को नुकसान पैदा होता है तो वहाँ पर 19(2)(ख) के तहत कार्रवाई होगी और उसमें रोक लगा दी जाएगी। तो ये राजद्रोह जो 124(a) है, ये 19(1)(a) का प्रतिकूल है। तो ये लाया, और 19(1) द्वारा प्रदत्त जो हमें बोलने की स्वतंत्रता का जो अधिकार मिला हुआ है, उसका ये हनन करता है। ये इसमें बार बार ध्यान में लाने वाले चीज़ें हैं। और सरकार की नीतियों की आलोचना करना हर किसी व्यक्ति का एक आलोचना इस संदर्भ में कि यदि वो विकास नहीं कर रही हो, यदि वह लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हो, यदि कोई बिचौलिए उसमें अपना लाभ कमा रहे हों, तो वहाँ पर इस सेंस में बोला जाना चाहिए। जबकि सरकारें उस चीज़ को, उस आवाज़ को दबाने का प्रयास कर देती हैं। और मुकदमा तभी दायर किया जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति या किसी समूह द्वारा देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता पर सवाल खड़ा किया जाए। अगर राजद्रोह का मामला लगाया भी जाए तो इस संदर्भ में लगाया जाए कि उससे देश की अखंडता, संप्रभुता, एकता जो है प्रभावित हो रही हो, अन्यथा नहीं लगनी चाहिए। बहरहाल कई बार इसी तरह राजद्रोह के बहाने सत्ता हावी होती रहती है। और हम देखें तो आमिर खान का एक प्रकरण हमारे सामने में आया, जिस पर असहिष्णुता की जो बात उठी कि उसमें वो राजद्रोह के तहत उसमें फिर उसको संज्ञान में लिया गया कि। और फिर उसके बाद एक पत्रकार थे अमित आपके चतुर्वेदी, असीम चतुर्वेदी, और लेखिका अरुंधति राय और डॉक्टर विनायक सेन आदि साहित्यकारों, समाज सेवियों, मानव अधिकार के कार्यकर्ताओं आदि में इस राजद्रोह के मामले को लाया गया। और राजद्रोह का मामला तब इनके प्रकरणों में ज़्यादा उछलकर, तो ये राजद्रोह के जो मामले हैं इसका दुरुपयोग सरकारें करती हैं। आमिर खान हो या असीम चतुर्वेदी हों या फिर विनायक सेन हों या फिर कार्टूनिस्ट या समाज सेवी या फिर कोई जो है आपके साहित्यकार या ह्यूमन राइट्स के जो कार्यकर्ता हैं, उन पर ये कानून को लादा जाता है कि उनकी बातों को या उनकी चीज़ों को दबाने के लिए। हालांकि जो कई बार ये भी एक प्रश्न ये भी सामने आता है कि नेताओं की आलोचना करना बुरा क्यों है। यदि नेता अगर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे व्यक्ति बोलेगा ही। और क्योंकि सरकारी नीतियाँ या अधिकारियों के खिलाफ बुराई करना राजद्रोह क्यों है ना। देश विरोधी बातें बोलना गलत है, लेकिन अगर कोई नेता, मंत्री, अधिकारी अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ क्यों नहीं बोला जाना चाहिए। लेकिन सरकारें हमारा इसका दुरुपयोग करती हैं। और देश विरोधी बातें बोलना, देश की अखंडता को तोड़ना या लांछन लगाना, मानहानि करना या फिर व्यवस्था को चौपट बताना, न्यायालय की अवमानना करना या सरकार के जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनको सिरे से नकार देना, वहाँ पर राजद्रोह के मामले बन सकते हैं। या फिर अगर कोई ऐसा भाषण देता है जिससे कि सांप्रदायिक हिंसा बढ़ सकती है, या फिर सरकार के लिए ऐसा बोला गया है कि जिससे कि सांप्रदायिक तनाव की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, तो वहाँ पर ये मामले बन सकते हैं। दिल्ली में एक नामी ग्रामी व्यक्ति पर, उसका नाम उल्लेखित नहीं कर पाऊँगा, तो उस पर भी राजद्रोह के मामले लगे थे। और 1837 में मैकाले जब यहाँ भारत में आए थे, उन्होंने जो भारत में, तो उनने अध्यक्षता की थी और विधि आयोग में आईपीसी की धारा की तैयारी की थी।
तो 1870 में उन्होंने धारा 124A आईपीसी इंडियन पेनल कोड 6 अध्याय में इसको जोड़ दिया गया। और 1947 के बाद मानव अधिकार जो संगठन थे उन्होंने बार बार प्रमुखता से इस बात को बात उठाई कि इस दंड विधान का गलत दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक विरोधियों के लिए ये खतरा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह का मामला लग सकता है। और जब ब्रिटिश शासक थे या जिसको हम औपनिवेशिक शासन बोलते हैं, में जनता की आवाज़ को दबाने कुचलने का काम किया। 19वीं 20वीं सदी में राष्ट्रीय संतोष को छिन्न भिन्न करने के लिए ये जो कोड है इसको प्रकाश में लाया। और अभी तक इस कानून पर चर्चा हो रही है। 1891 में जोगेंद्र बोस का एक मामला राजद्रोह को लेकर सामने आता है। महात्मा गांधी और या फिर बाल गंगाधर तिलक तक इस सेक्शन के अंतर्गत ट्रायल चले हैं। और पत्रिका में छपे 3 लेखों पर राजद्रोह का ट्रायल उन्होंने झेला भी था। और 1962 में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार का एक मामला संज्ञान में आया था कि वहाँ पर ये बात आई कि सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखने का निर्णय लिया था। और अदालत ने ऐसे भाषणों या लेखनों के बीच साफ अंतर किया था जो लोगों को हिंसा करने के लिए उकसाने या सार्वजनिक व्यवस्था पैदा करने के लिए प्रवृत्ति वाले हों। तो इस तरह जो राजद्रोह के जो मामले आते हैं तो वहाँ पर कई बार यह चीज़ें उठकर आती हैं कि राजद्रोह के मामले का दुरुपयोग हो रहा है और सरकारें जबरन राजद्रोह के मामले लगा दे रही है। और इसकी विधि स्तर से लेके न्यायालय के स्तर से लेकर और सार्वजनिक या फिर मानवाधिकार जो कार्यकर्ता है उन स्तरों तक इस पर विमर्श हुआ है। ये पत्रकारिता के संदर्भ में देखा जाए तो सत्ता के खिलाफ अगर वो उससे उन्माद पैदा हो रहा हो, अखंडता पैदा हो रही हो या फिर सद्भाव की स्थिति विखंडित हो रही हो तो वहाँ पर ये राजद्रोह के मामले लगाए जा सकते हैं। इसलिए हम जब पत्रकारिता करें एक पत्रकार के तौर पर तो वहाँ पर ये संज्ञान में ले लें कि हमारा काम कहीं हम ऐसा काम या ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं कर रहे हैं जिससे कि राजद्रोह के मामले उजागर हों। और तो हमें पत्रकारिता करते वक्त, जर्नलिज्म करते वक्त इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए।